साथियों नमस्कार। सोशल मीडिया पर सहारा इंडिया के बारे में इस समय कुछ लोग जो सहारा के लिए पहले काम करते आ रहे हैं और उनका भी मकसद सहारा का भुगतान कराना ही है और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम लोग जो निवेशकों के हित के लिए वीडियो बनाते हैं उनका भी उद्देश्य एक ही है कि सहारा निवेशकों का पूर्ण भुगतान ब्याज सहित हो। लेकिन जब एक सहारा में कार्य कर चुके लोगों के द्वारा एक एजेंडे के तहत उनका थंबनेल ये होता है कि सरकार रही हो, सेबी रही हो, अब ईडी, सीबीआई, सीआईडी ये सारी संस्थाएं इनको बर्बाद करना चाहती थी। आपको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि सहारा ही सही है, सहारा के सारे जो प्लान थे, सारी कंपनियां थी वो सही थी, वो उसको ही बर्बाद करने की कोशिश की गई। वो हमेशा अपने निवेशकों का हित चाहती थी, उसको ही पीड़ित दिखाया जा रहा है ताकि आपकी यानी कि सहारा के कई कंपनियों के जो निवेशक हैं उनके मन में सहारा के प्रति हमदर्दी हो और फिर वो सहारा से जुड़े ताकि आने वाले समय में आप उनके उस भ्रमजाल में फिर फंस जाएं कि आप अपने बॉन्ड को दें और उनके कहने के मुताबिक कुछ वर्षों के लिए फिर उस बॉन्ड को किसी अन्य प्लान में कन्वर्ट कर दें। उसके लिए आप स्वयं से सिग्नेचर करके अपने स्वीकार्यता से पेपर और बॉन्ड उनको दें ताकि वो फिर आपको छल सके कुछ वर्षों के लिए आपके बॉन्ड को लेकर के। उसका ये एक प्रकार से सहारा के पक्ष में आकर के हमेशा बोलना ये दिखाता है कि वो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं सहारा सेबी केस के बाद के लिए। साथियों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो ईडी की जो टीम है कोलकाता की जो कुछ दिन पहले लखनऊ आई थी और उन ऐसे सभी जांचों का असर ये पड़ा है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 17 ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनियां थी जो कि प्रतिबंधित कर दी गई हैं और आशा करते हैं कि जो काम सहारा के साथ 2008-12 में किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि इनको जमा करने से रोका गया था और भुगतान करने के लिए कहा गया था, कुछ इस तरह का स्थिति इस समय है कि 17 नॉन बैंकिंग कंपनियों का लाइसेंस रद्द किया गया है। उस कंपनियों को आप खूब बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए और उसमें पैसा आप जमा करने की, लंबे रिटर्न के चक्कर में पड़ करके इन्वेस्ट करने की भूल आप मत करिएगा। एनबीएफसी जो 20 ऐसी नॉन बैंकिंग सिस्टम जो कि चल रहे थे वो स्वतः अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में। तो ये कुछ इस तरह का ही सहारा के साथ उस समय हुआ था। लेकिन ये क्या किए कि जब कंपनियां पहले के जो चल रहे थे उस पर जब रोक लगा उसके बाद इन्होंने नई नई कंपनियां बनाई और काम किए। मैं कुछ उदाहरण मैं दूंगा जो सहारा के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल है कि जब 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपको सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्लान के तहत जब इस नाम से आपका लाइसेंस था उस लाइसेंस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होल्ड किया और जमाकर्ताओं से जमा कराने पर, निवेश कराने पर रोक लगाया था। पैसा जो आपने जमा किया है उसका भुगतान करने का जब आदेश दिया था तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने क्या ऐसा किया था गड़बड़ी? उतना विस्तृत में वीडियो में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप खुद से सोचिए, स्वयं से सोचिए जो ऐसे सहारा के लिए वीडियो बनाते हैं और तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़े करते हैं, वो इसका जवाब देंगे अपने वीडियो में कि क्या ऐसा आपने गुनाह किया था उस समय, अपने निवेशकों के साथ छल किया था कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जमा करने पर रोक लगाई और फिर आप तुरंत उस समय 2 कंपनियों का लॉन्चिंग करते हैं, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जैसे ही आपके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतिबंध लगता है तो आप इन 2 कंपनियों को लाते हैं और स्कीम लाते हैं तुरंत आप OFCD ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये इस स्कीम को लाने की क्या जरूरत थी आपको? आपने नई कंपनी लाई
और ये ओएफसीडी की स्कीम लाई और आप जो सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के जमाकर्ता थे, बड़ी चतुराई के साथ आपने ओएफसीडी के माध्यम से रियल एस्टेट और हाउसिंग में आपने एक परिवर्तनीय तरीके से सभी लोगों को उस प्लान से निकाल करके इस प्लान में लाना शुरू किया और इन दोनों कंपनियों के माध्यम से आपने नए इन्वेस्टमेंट भी कराने शुरू किए। ये सही है कि नहीं है? 2008 में आपने ठगना शुरू कर दिया था और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो लॉ है कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के एक्ट 55 का, 55A का, 73 पैराग्राफ 1 का आपने खुला उल्लंघन किया कि नहीं किया? सेबी की धारा 11 पैराग्राफ 1 इन सब का उल्लंघन आपने किया कि नहीं किया? और इसी के तहत आप आगे जाके फंसे भी और आप इन्वेस्ट कराते गए और इस पर भी आपकी आगे चल के कलई खुली। 2010 में सेबी ने आपको फिर चेताया कि आप इस तरह से पोंजी स्कीम चला करके आप इस तरह से पैसा धन उगाही आप अपने इन्वेस्टरों से नहीं कर सकते। पैसा जो कंपनी की लॉ कहती है कि आप जब पैसा लेते हैं तो उस पैसे को कहीं भी आप सरकारी संस्थाओं में जमा करते हैं पहले, चाहे वो सेबी में आप जमा करें, शेयर मार्केट में आप जा सकते हैं या सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास आप जमा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया, आपने पोंजी स्कीम चलाई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा रिटर्न का आपने अपने निवेशकों को नए प्लान दिखा करके आपने कन्वर्टेबल प्लान लॉन्च किया और बड़े रिटर्न दिखा करके आपने निवेशकों का पैसा फिर से नए प्लान में इन्वेस्ट करा दिया। और आप ये करते थे उस समय पोंजी स्कीम के तहत ही कि आप जो पुराने आपके खाते थे जिसका मेच्योरिटी होता था, मेच्योरिटी कुछ जो आप कर रहे थे ब्रांच से, नए इन्वेस्टरों का, निवेशकों का, जमाकर्ताओं का पैसा आप लेते थे और वो पैसा कुछ हद तक पुराने निवेशकों को आप भुगतान के रूप में देते भी थे। लेकिन आपका मेन टारगेट था कन्वर्टेबल डिवेंचर में पैसा सबका डालना। और जब उनको रिटर्न नहीं मिल रहा था, जब उनका प्रेशर बढ़ा, उन्होंने शिकायत किया सेबी के पास, तब तक आपने 17,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया था। और 11-12 में आप क्यूसॉप लाते हैं, सहारा ग्रुप का निर्माण करते हैं, सहारा सोसाइटीज लाते हैं, जिसमें आप सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, सहारियन मल्टीपर्पज सोसाइटीज का गठन करते हैं, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव लिमिटेड का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटीज का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऐसे तमाम कंपनियां ला करके आप पर जैसे ही कानूनी शिकंजा कसना शुरू होता है तो आप कोर्ट में जवाब भी देते हैं। आपका जवाब, आप कहते हैं कि सेबी के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है। ये सही है कि उस समय आप सेबी के उस मल्टी लेवल इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिस्ट में नहीं थे, लेकिन इसका क्या मतलब होता है कि आप अनर्गल करेंगे अपने निवेशकों के साथ? आप कुछ भी मनमाने ढंग से कोई भी प्लान ला करके कंपनी के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के लॉ है उससे हट करके आप पैसा स्वयं अपने पास इकट्ठा करेंगे, मनमाना तरीके से उसको आप कहीं भी इन्वेस्ट करते चले जाएंगे और मेच्योरिटी के बजाय जो कैश में आपको मेच्योरिटी देनी थी, आप कन्वर्टेबल प्लान ला करके कहीं भी पैसा किसी का फंसा देंगे। आपके समक्ष कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से धारा 67, धारा 73, धारा 73 पैराग्राफ 1, धारा 28, धारा 28 पैराग्राफ 1 और धारा 2H का उस समय कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इन धाराओं का व्याख्या करके, टिप्पणियां करके इन धाराओं का आपके वकीलों का बिल्कुल बोलती बंद कर दिया था। आप मनमाना कर रहे थे, इसलिए आप पर सारे तरह के रोक लगाए गए और आपको हमेशा भुगतान के लिए कहा गया। 2008 में भी कहा गया, उस समय भी आपने ओएफसीडी लाया, कन्वर्टेबल डिवेंचर से आपने फिर ठगा। 2010 में आपको समझाया गया, पैसा रिटर्न करने के लिए कहा गया, सेबी के द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगा, गलत तरीके से पैसा धन उगाही करने का जमाकर्ताओं से आरोप लगा, उस पर भी आप नहीं संभले। 11-12 में निवेशकों के शिकायत पर सेबी जाती है कोर्ट में, निवेशकर्ता जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट आपको 15% ब्याज के साथ रियल एस्टेट और हाउसिंग में जो कन्वर्टेबल आपने ओएफसीडी कराई थी उसको गलत माना और 15% ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए बोला और आप पर भरोसा भी नहीं किया कोर्ट ने।
क्योंकि आप पिछले 5 साल से कंटिन्यू कोर्ट और संवैधानिक संस्थाओं को गुमराह करते आ रहे थे और अपने निवेशकों को ठगते आ रहे थे। इसलिए कोर्ट ने भी आप पर उस समय भरोसा नहीं किया। आपको कहा गया कि पैसा आप सेबी के पास जमा करिए, 24,781 करोड़ के आसपास आपको जमा करने के लिए कहा गया, जो ब्याज सहित था उस समय के निवेशकों के पूंजी के समकक्ष में, और आपने उस समय भी ऐसा नहीं किया। और कुछ ही समय बाद आप फिर कोर्ट पहुंचते हैं और दिखाते हैं कि मैंने सबका भुगतान कर दिया है, लगभग 95% लोगों का भुगतान कर दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप क्यूसाप और जिन सोसाइटीज का मैंने नाम लिया है उसमें आप सीधे अपना पूरा धन जो इकट्ठा किए थे, लगभग 86,000 करोड़ के आसपास में, आपने सोसाइटी में ऑटो ट्रांसफर किया और फिर उसको एमबी वैली प्रोजेक्ट में लगा दिया। ये किस अधिकार से आपने किया था उस समय? सारे संवैधानिक संस्थाओं का निगाह आप पर था, आपकी धोखाधड़ी पर था। कोर्ट का ऑर्डर कुछ और कहता है, आप करते कुछ और हैं। आप ठगते चले गए, कंपनियां बनाते चले गए। ये सहारा के लोग जो आकर के आज रोड मैप तैयार कर रहे हैं, फिर से उसी तरह से ठगने का काम कर रहे हैं और इनका आदत ही वही है। बक्सर के अंदर एक निवेशकर्ता एफआईआर करता है, वहां का कंज्यूमर कोर्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए आदेश जारी करता है और वो भी मामला शांत है। सिद्धार्थनगर के अंदर 6 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गैर जमानती वारंट जारी होती है, फिर उसके बाद उस पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो कुर्क करने का आदेश होता है। आपके नाम से, आप लोगों के नाम से कोई संपत्तियां भी नहीं निकलती हैं। तो ये इतना बड़ा धोखा कि आप कुछ निवेशकों का पैसा वापस करने के बजाय आप भागते रहते हैं। आपको तो सामने आकर के एक एफआईआर पर सामने आना चाहिए और पुलिस विवेचना में आपको साथ दे करके तुरंत उन निवेशकों को भुगतान देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आपको छवि सुधारनी ही नहीं है। क्योंकि आपको चाहिए था इस जमाकर्ताओं को पैसा को हजम करना था, वो पैसा चाहिए था, और आप तमाम प्रॉपर्टियां बनाए, देश विदेश में बनाते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का, न्यायपालिकाओं का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास जो पैसा है उससे आप उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो झारखंड में आपने पैसा गबन किया वहां की सरकारों के साथ, चाहे जहां भी बिहार के अंदर आपने नए नए नाम से प्लान बनाए, पैसा उगाही करते रहे, निवेशकों का छलते रहे, और उस पैसे से आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, राजनीतिक दलों को, और कहीं न कहीं न्यायपालिकाओं में कुछ ऐसे लोग आपके हैं जो आपका सहयोग करते हैं, आपको हमेशा बचाते रहते हैं, क्योंकि आपके पास इन्हीं निवेशकों का पैसा जो आपने हजम किया है, उसी पैसे के बल पर आप लोग बचते हैं। और आज रोड मैप तैयार कर रहे हैं, आप फिर से निवेशकों को गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर के। आप कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, सीआईडी और सेबी न्यायपालिकाएं आपको बर्बाद करना चाहती थी। आपने 13 करोड़ निवेशकों का पैसा लेकर के हजम कर लिया है। तमाम ऐसे कंपनियां जो मैंने बताए लाए, और राज्य लेवल पर आपने कई कंपनियां बना करके वहां से पैसे उगाही किए, वो भी कई 100 कंपनियां थी। इतना करने के बाद भी आप ईमानदार बने हैं और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में हमेशा खड़ा करना, जो अपराधी रहता है, अपराधी किस्म के कार्य करता रहता है, उसमें लिप्त रहता है, संलिप्त रहता है, वो हमेशा अपने आप को ईमानदार बनाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर, न्यायपालिकाओं पर आरोप प्रत्यारोप करता ही रहता है। और मैं मानता हूं कि कहीं भी स्वच्छता, ईमानदारी नहीं है। बेईमानी भी ऐसे किया जाता है कि वो आपको लगे भी ना कि यहाँ बेईमानी हुई है, और बड़ी ही ईमानदारी से बेईमानी को अंजाम दे दिया जाता है। और ऐसा हर जगह होता है, सभी राजनीतिक दल भी करते हैं ऐसा। सभी जगह पे कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम में करप्शन करते ही हैं, उससे ही लोगों का फायदा उठाते हैं। ये सहारा के जैसे लोग, पीएसीएल जैसे लोग, तमाम जो कंपनियां, शारदा चिट फंड है। लेकिन अब जब कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया सबकी आंखें परत दर परत खोल रही हैं, और अब किसी भी सिस्टम का जांच करना, किसी भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग हो, जो गलत तरीके से पैसा जमा कराएगा, उसकी पोल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से उजागर हो रही है। सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी सहारा के लोग पर्दा डालने के पीछे पड़े हैं। और इसी का रीजन है कि सोशल मीडिया पे आज
कि सरकार जितना तेजी से काम कर रही है ताकि कोई भी चीज होता है देश में कहीं भी तो पूरे भारत पूरे विश्व में फैलते समय नहीं लगता है। पहले की बात अलग थी कि ये जो तमाम ऑर्डर आते थे कोर्ट से, आरबीआई से, उसको प्रिंट मीडिया के माध्यम से उजागर किया ही नहीं जाता था, उसको छिपा लिया जाता था और नई कंपनी बना करके लोगों को मूर्ख बनाया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास सारी सूचनाएं पहुंच जाती हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब निवेशकों को मूर्ख बना करके आप अपना रोड मैप तैयार कर ही नहीं सकते। अब आपको पैसा देना ही पड़ेगा। सीआरसीएस पोर्टल से थोड़ा बहुत जो भुगतान हो रहा है उसमें भी आपने अड़चन डाला है। कहाँ है सहारा के लोग? बॉन्ड आपके ऑफिस से जारी जब हुआ है तो उस बॉन्ड को स्वीकार पहले आप करेंगे। जो भी आपने उस समय पेपर वर्क किया है उस पेपर वर्क से उसकी डेफिशिएंसी सही करने का काम आपका है। आपने जिसको बॉन्ड दिया है उसका डेथ हो चुका है तो उस डेथ हुए पर्सन के घर के नॉमिनी को पैसा कौन देगा? आपके अंदर राक्षस प्रवृत्ति समा चुकी है। मर चुके लोगों के पैसे भी आप लोगों ने हजम किए हैं और उस पैसे को देने के लिए भी आपके ऑफिस नहीं खुल रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप पैसा उनके नॉमिनीज को, उनके परिवार के लोगों को भी नहीं देने के लिए आगे आ रहे हैं और आप आते हैं रोड मैप तैयार करने। न जाने कितने परिवारों की खुशी आपने छीनी है, उन परिवारों को गम के सागर में आपने डुबो दिया है और कितना भी बेरहमी से आप आते हैं अपने आप को ही डिफेंड करने, उस सहारा को डिफेंड करने जिसने कि 13 करोड़ के आसपास के निवेशकों को छला है, ठगा है और कई हजार लोग आज इस दुनिया में हैं भी नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं है जिनको मोहरा आपने बनाया और उनके जरिए धन की उगाही की। साथियों, एक वीडियो बनाना मेरा मकसद इसलिए था कि सहारा सेबी का केस अगर जैसे ही साल वो कुछ अगर होता है, निर्णायक दौर में पहुंचता है तो फिर यही जो सहारा के लोग पहले 2008 से कुछ पहले से लेकर के अब तक करते आ रहे हैं, फिर वो उसी तरह से निवेशकों को अपने भ्रम जाल में, अपने ब्रेन वॉश जैसे किया जाता है, उस तरीके से ये करने का फिर से इनका एक मकसद है और फिर फंसाएंगे। फंसना नहीं है। जब तक आपका कैश के रूप में मैच्योरिटी ना हो जाए आप अपने बॉन्ड को बेहद सुरक्षित तरीके से रखेंगे। किसी भी कन्वर्टेबल एफसीडी जैसे प्लान में नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल सजग रहिएगा और ऐसे वीडियो को आप जागरूक करने के लिए सहारा निवेशकों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।